मंडल में उपस्थित जगदीश बराज जी, तुम बैठ जाओ बेटा, मार्शल बैठो। जो मेरे साथी भी हैं जैसे मैंने बताया, और एक विशेष बात जो इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, और यदि हर जगह हर फील्ड के अंदर निर्णायक मंडल में हमारी ऐसी टीम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे युवा संसद की बात हो, तो मुझे लगता है जो सही मायने में प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो निकल करके आगे आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करेंगे इस बात का। और हमारा प्रयास भी सिर्फ ये है कि स्कूलों के अंदर जो ये एक्टिविटीज होती है, फर्स्ट ब्लॉक में एक आएगा, डिस्ट्रिक्ट में भी एक आएगा, कमिश्नरी लेवल पे भी एक आएगा, स्टेट में भी एक आएगा, लेकिन इन एक्टिविटीज के माध्यम से हमारा जो मेन मोटिव है, इन बच्चों को, हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत के आसपास के देश जहां देख रहे हैं हम, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे नेपाल के अंदर जो अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, तो भारत ही एक ऐसा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतना संविधान भारत का जो मजबूत है, सशक्त है, कि उसके अंदर अभी तक इस तरह की कभी ऐसी घटना जो है ना हुई और ना ही कभी भविष्य में होगी। और इसलिए उस लोकतंत्र के बारे में अवगत करवाने के लिए हमारे जो युवा बच्चे हैं, जो बच्चे हैं स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, उनको संसद के बारे में क्या कार्रवाई है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे जो MP MLA मंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके क्या रोल है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक आत्मविश्वास जो बच्चों में भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारे एकेडमिक से अंदर जो बच्चे आगे निकलते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जो काम जीवन के अंदर कोई चीज आएगी, तो जो बच्चे आज इतना प्रखरता के साथ, चाहे विपक्ष की बात हो चाहे पक्ष की बात हो, इतना बच्चे इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, शब्दों का उच्चारण इतना सही था, सटीक था और शुद्ध था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे बच्चों की, बड़े कम समय के अंदर। तो मैं इसके लिए हमारे संदीप जी, लीलाधर जी और सतवीर सर को, इनको बधाई देता हूँ, और सभी बच्चों को सबसे ज्यादा बधाई देता हूँ कि जो अध्यापकों ने प्रयास किया, उस प्रयास को इन बच्चों ने जो है बहुत आगे बढ़ाया, और बड़े कम समय के अंदर इतना जो है कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर देखने को मिला। और यदि हमारी पोजीशन कोई भी रहे, उस बात उसका कोई हमें वो गिला नहीं है। मेन जो हम बच्चों को सिखाना चाहते थे वो हमने प्रयास किया, और वो प्रयास हमारे इसी तरह से जारी रहेंगे। तो पोजीशन यदि आएगी तो हमारे बच्चे और ज्यादा प्रखर होकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे कमिश्नर लेवल पर, और चाहे हमारे स्टेट लेवल के ऊपर भी इन बच्चों में और ज्यादा तीखापन और ज्यादा प्रखरता, इन बच्चों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से सभी बच्चों की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से जगदीश जी का इस विद्यालय में आज निर्णायक मंडल पर जो मंडल के तौर पर ये पहुंचे हैं, और इस विद्यालय के अंदर इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग भी रही है, तो मैं इनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ, इनको बधाई भी देता हूँ। और आज के कार्यक्रम में हमने गांव से सरपंच को और सभी पंचायत मेंबर्स को भी आमंत्रित किया था, और SMC मेंबर्स को भी किया था। तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो SMC सदस्य है श्री किराज कसमा जी, जो हमेशा बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा जब मर्जी इनको बुलाओ तुरंत ये उपस्थित होते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत जो है इनका धन्यवाद करता हूँ। जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे। आज यूथ पार्लियामेंट के लिए मैं आया हूँ गांव नाथुसरी में, जो मेरी जन्मभूमि है, और कहते हैं ग्राम पंचायत नाथुसरी कला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ आज गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथुसरी कला में यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम है। ये मेरे गांव का प्रवेश द्वार है, जो कि बैंकों, कुछ घर और स्कूल, और आगे जाकर स्कूल के सामने पार्क, यस राजकीय प्राथमिक पाठशाला, और ये
स्कूल है। स्कूल के सामने ये शेड बना हुआ है और ये आ गया राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाथश्री कला, जो कि एक मेरी दादी होती थी, गिंडाड़ा दादी बोलते थे जिसको, उन्होंने अपने जीते जी ये द्वार स्कूल का बनाया था जब मैं छोटा ही था। तो उस समय उनकी सोच कितनी अच्छी थी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए, और उनके पति थे अमीचंद, उन्होंने ये द्वार बनाया था। यानी अपने पति अमीचंद के नाम, उनकी याद में उन्होंने इस द्वार का निर्माण कराया था। इधर ये गांव के बीच में जा रही है। गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथश्री कला में आज यूथ पार्लियामेंट का आयोजन है। सिटिंग प्लान उनका काफी अच्छा है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। पीछे प्रेस का लगा रखा है। विपक्षी सांसद, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, महासचिव और कर्मचारियों की संख्या। यूथ पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आ रहे हैं और प्रेस वाले हैं, क्वेश्चन किए जा रहे हैं। हमारी सरकार जीएसटी के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से और व्यापार की नीतियों के माध्यम से महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है। जल्द ही जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में हर साल बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं किसानों और गरीब परिवारों को तबाह कर देती है। क्या आपकी पार्टी इस विषय पर कोई स्थायी समाधान प्रस्तुत में पेश करेगी या केवल राहत पैकेजों तक ही सीमित रहेगी? सरकार बाढ़ समस्या को लेकर पूरी तरह प्रभावित है और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास दिए जा रहे हैं। की पूर्ति कर सके, जिसके लिए भारत की 140 करोड़ जनता ने हम सब पर विश्वास जताया है। साथियों, हमारा कर्तव्य है कि हम देश के इस संसद रूपी मंदिर में बैठकर भारत को एक नई दिशा देने के लिए सकारात्मक रूप से हर संभव प्रयास कर सकें। संसद आपसे उम्मीद करती है कि आप आज की कार्यवाही में सकारात्मक रूप से जुड़ेंगे। अब आज की कार्यवाही शुरू की जा रही है। महासचिव जी मैं नए सदस्यों से शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करवाएं। मैं शपथ के लिए बुला रही हूँ मिस प्रीति जी, जो फिरोजपुर लोकसभा क्षेत्र से युवा सांसद चुनी गई है। अब शपथ ग्रहण करेंगी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदय, किस भाषा में? पंजाबी भाषा में। मैं
मैं प्रीति जो लोकसभा मेंबर चुनी गई हाँ रब दी सौंह खांदी हाँ कि कानून राਹੀਂ स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगी। भारत की सब समर्था ते अखंडता नूं कायम रखांगी ਅਤੇ जिस औरती ਨੂੰ मैं संभालण वाली हाँ उस दे कर्तव्यों ਨੂੰ श्रद्धा पूर्वक निभावांगी। जय हिंद। महोदया किस भाषा में? इंग्लिश प्लीज। I, Suman, having been elected as the member of the lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by laws established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं प्रतिज्ञान ग्रहण करना चाहूंगी। मैं कुमारी अंकिता जो हिसार लोकसभा से युवा सांसद निर्वाचित हुई हूँ, मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान। वरिष्ठ नेता, प्रख्यात अर्थशास्त्री और दूरदर्शी विचारक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन सेवा, सादगी और नैतिक मूल्यों का प्रतीक रहा है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1991 में उन्होंने भारत की आर्थिक संकट से उबारने वाली ऐतिहासिक सुधारों में शुरुआत की, जिससे देश को वैश्विक मंच पर सम्मान व स्थिरता प्राप्त हुई। उन्होंने 2004 से 2014 तक 2 कार्यकालों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत को एक शांत, स्थिर और मर्मज्ञ नेतृत्व प्रदान किया। वे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कभी भी कटुता की भाषा का प्रयोग नहीं किया, हमेशा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया और विरोधियों का सम्मान भी किया। इस महान विभूति का निधन भारत के सार्वजनिक जीवन की एक युगांतकारी क्षति है। हम इस सदन की ओर से उनके जीवन को कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं। प्रधानमंत्री जी, माननीय सदस्यों, मुझे अत्यंत दुख है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वरिष्ठ नेता और दूरदर्शी विचारक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन राष्ट्र सेवा, सादगी और नैतिक मूल्यों का प्रतीक रहा था। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कभी कटुता की भाषा का प्रयोग नहीं किया। वे हमेशा ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते थे और विरोधियों का भी सम्मान करते थे। इस महान विभूति का निधन भारत की सार्वजनिक जीवन की एक युगांतकारी क्षति है। इस सदन की ओर से मैं उनके जीवन और योगदान को कृतज्ञता के साथ स्मरण करती हूँ। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, आज यह सदन एक अत्यंत शोकाकुल अवसर पर एकत्र हुआ है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वरिष्ठ नेता, महान अर्थशास्त्री और अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारतीय राजनीति में मर्यादा, शालीनता और गरिमा की परंपरा को जीवित रखा। वे एक ऐसे नेता थे जो अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों से बोले। चाहे वे वित्त मंत्री के रूप में हम सब मिलकर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। जी मैम। ओके, मैसेज विल बी सेंड टू द फैमिली। अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों, मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब मैं इस सदन के समक्ष अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय कराना चाहती हूँ। ये सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र के दक्ष, प्रतिबद्ध और राष्ट्रीय सेवा हेतु पूर्ण रूप से समर्पित हैं। मिस दिव्या, जिन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिस गीतांजलि, जो वित्त मंत्रालय का दायित्व निभा रही है। मिस अंजू, जिन्हें शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मिस माया, जो ग्रामीण विकास मंत्री की जिम्मेदारी निभा रही है। मिस सवीना, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को देखेंगी। मिस भावना, जो पर्यावरण मंत्री के रूप में चुनी गई है। नेपाल से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल माननीय श्री राम बहादुर कार्की जी के नेतृत्व में हमारे बीच उपस्थित है। हमारे दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में यह उपस्थिति एक प्रेरणादायक कदम साबित हो सकती है। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि उनका यह सदन में आगमन दोनों देशों के संसदीय सहयोग को और मजबूत करेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों की साझी विरासत को आगे बढ़ाएगा। प्रश्न संख्या 101 कि मणिपुर में बीते महीनों से चल रही जातीय हिंसा, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, हजारों घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। हमारी गृह मंत्री मिस दिव्या सोनी के नाक के नीचे पूरा का पूरा मणिपुर जला दिया गया। सरकार की खामोशी और देर से की गई कार्रवाई को आप किस तरह उचित ठहराएंगे? क्या यह मान लिया जाए कि सरकार मानवीय और संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरी तरह से फेल है? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सरकार इस संकट को बेहद गंभीरता से ले रही है। जैसे ही स्थिति असामान्य हुई, केंद्र सरकार ने तुरंत अर्धसैनिक बलों की तैनाती की और राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया ताकि लोगों के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा सके। अध्यक्ष जी, मैं सदन को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार स्वयं स्थिति की निगरानी कर रही है। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर भेजा गया और न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अध्यक्ष जी, महिलाओं के साथ हुई घटनाओं की हम कड़ी निंदा करते हैं और अपराधियों की पहचान कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कि सरकार मणिपुर में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हाल ही में जब हमारी सेना ने सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक बढ़त प्रणाली
समय में युद्ध विराम का निर्णय कैसे लिया गया? क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि किस दबाव के कारण यह फैसला लिया गया? जब देश के जवान सीमा पर बलिदान दे रहे हैं, ऐसे समय में युद्ध विराम का निर्णय क्या उन बलिदानों का अपमान नहीं है? क्या सरकार के पास कोई लंबी रणनीति है जिससे देश की जनता को आश्वासन मिल सके कि भविष्य में ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाया जाएगा? देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है कि जब चीज सामने थी तब हम पीछे क्यों हटे? स्मिता जी के प्रश्न के प्रति उनका धन्यवाद करती हूँ। उनका जोश, राष्ट्रभक्ति और हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान निश्चित ही तारीफ के काबिल है। लेकिन मैं इस सदन और समस्त देशवासियों को यह स्पष्ट कराना चाहूंगी कि देश की सोच विचार के बाद ऑपरेशन सिंदूर के रूप में नियोजित, केंद्रित और सोची समझी जवाबी कार्यवाही की। ऑपरेशन सिंदूर की निशानेबाजी आतंकवादी ट्रेनिंग ढांचे पर केंद्रित थी। सैनिक व वायु सामर्थ्य का बराबर उपयोग करके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्यवाही 6 से 7 मई 2025 की रात में संचालित की गई। हमारे कार्यवाही का उद्देश्य सरेआम नागरिकों पर हमला करने वाले, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले उन आतंकवादी तंत्रों को समाप्त करना था। महोदया, मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि युद्ध सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़े जाते हैं और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत शांति से मिलती है। हमने तोपों को खामोश किया, ये कमजोरी नहीं थी, सोच थी। दुश्मन की हर चाल का पहचान कर जवाब देने की योजना थी। माननीय अध्यक्ष महोदया, युद्ध को रोकने का निर्णय न ही तो कोई दबाव था और न ही कोई कमजोरी थी। यह भारत की रणनीतिक सूझबूझ, कूटनीति की विजय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम था। हमारी सेनाओं ने हर मोर्चे पर अपना पराक्रम दिखाया। हमने पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत अब एक नया भारत है। हमने यह दिखा दिया है कि यह बुद्ध का देश है जो अहिंसा परमो धर्म है को अपना आदर्श मानता है। परंतु सनत रहे, यह चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, यह समुद्रगुप्त का देश है। हम पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी के वंशज हैं। हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना आता है। हम अपने सिंदूर की कीमत वसूल करना जानते हैं। इसलिए जनता को जानना आवश्यक है कि सरकार ने ठोस सबूत, खुफिया इनपुट और सैन्य विकल्पों के विवेकपूर्ण प्रयोग के साथ देश की सर्वोच्च सुरक्षा का संरक्षण किया। हम अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं और देश की एकता और सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है। इसलिए माननीय सदन से मांग है कि जब देश की बहन बेटियों के जीवन और स्वाभिमान पर हमला होता है तो सरकार की ठोस निर्णायक कानूनी कार्यवाही न सिर्फ जायज है बल्कि आवश्यक भी है और यही वो जवाब है जो हम पूरे विश्वास के साथ देना चाहते हैं। धन्यवाद। स्पीकर मैडम, आज का भारत युवा जोश, युवा शक्ति और युवा ऊर्जा का भारत है, लेकिन अफसोस सरकार के पास इस युवा शक्ति को सही दिशा देने की कोई ठोस योजना नहीं है। आज का युवा भटक रहा है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के अभाव में युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या सरकार के पास इस युवा भारत, भविष्य के भारत को सही दिशा देने की कोई ठोस योजना है? अगर है तो सदन में बताई जाए। का ये दृढ़ विश्वास है कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा ही राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी उद्देश्य से अनेक ठोस योजनाएं चलाई गई है। पहली, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देश के युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिससे युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया योजना। युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुसार नवाचार और नए उद्योग हेतु वित्तीय और तकनीकी सहयोग देना। महोदया, मैं सरकार से
ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आम आदमी कब तक हर कदम पर टोल टैक्स की मार झेलेगा। कभी आयकर, कभी जीएसटी, कभी पेट्रोल डीजल पर टैक्स। सवाल यह है कि जनता पहले से ही टैक्स देकर सरकार को राजस्व उपलब्ध करा रही है। जनता कब तक सरकार की आर्थिक शोषण और टैक्स पर टैक्स की नीति की मार सहती रहेगी। सड़क जनता की है, टैक्स जनता का है, फिर ये हर सड़क पर, हर कदम पर टोल किसका है? उठाया गया मुद्दा जनता की भावनाओं से जुड़ा है, परंतु इसमें कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहले केवल सड़कें बनाने ही नहीं, बल्कि उनकी देखरेख और रखरखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन कार्यों पर हजारों करोड़ों रुपया खर्च आता है। सरकार का उद्देश्य जनता से दोहरा कर लेना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जहां सड़कों का उपयोग ज्यादा होता है, वहां उपयोगकर्ता ही कुछ अंश डाल दे। ये यूजर पे सिद्धांत है। साथ ही सरकार लगातार टोल प्लाजा को कम करने और एक निश्चित अवधि के बाद टोल वसूली बंद करने की दिशा में काम कर रही है। मैं सदन को यह स्पष्ट कराना चाहती हूँ कि टोल टैक्स कोई अतिरिक्त बोझ नहीं, बल्कि सड़क व्यवस्था को सशक्त बनाने का साधन है। यह टैक्स पर टैक्स नहीं, बल्कि विकास के मार्ग पर जनता की सीधी भागीदारी है। प्रश्न संख्या 104 विश्लेषण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि देश में महंगाई लगातार आसमान छू रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रसोई गैस के दाम एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने हर एक चीज को महंगा कर दिया है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है जिससे महंगाई को काबू किया जा सके? क्या सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति या समय सीमा है जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके? के माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य इस देश के हर व्यक्ति के जीवन को सुखद और सरल बनाना है। हमारी सरकार आम जीवन से जुड़ी हर समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। मान्यवर, हमारी सरकार आम जन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, दबे कुचलों की सरकार है। महोदया, हमारी सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना जैसी और योजनाएं चलाकर उनके आर्थिक पक्ष को उभारा है। देश की गृहिणियों को मुफ्त सिलेंडर और चूल्हे देकर उनके स्वास्थ्य को धुएं वाले परंपरागत चूल्हे से होने वाले नुकसानों से बचाया है। पेट्रोल व डीजल की कीमतें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार कीमतों में नियंत्रण का हर संभव प्रयास कर रही है और आगे भी इसी तरह करती रहेगी। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस योजना लागू कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा पर सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या केवल प्रचार का साधन बनकर रह गया? क्योंकि ग्रामीण स्तर पर स्कूलों का ढांचागत विकास इतना कमजोर है, वहाँ की छतें व दीवारें गिर रही है, बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पर बालिकाओं के लिए सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा का कोई ठोस प्रबंध नहीं किया गया। कुछ क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर ग्रामीण भारत में। महोदया, यही कारण है कि हम समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल विकास योजना जैसी अनेक योजनाओं को गति दे रहे हैं। होने वाला मंत्री जी, आप शांत होकर बैठ जाएं। संबंधित राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा जांच का आदेश दे दिया गया है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे देश में पुराने स्कूल भवनों के संरचनात्मक समीक्षा के निर्देश भी दिए हैं। चाहती हूँ, इस दर्दनाक दुर्घटना में कई यात्रियों की जानें चली गई और दर्जनों घायल भी हुए। यह केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि हमारे देश की हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है।
महोदया, सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कब तक पूरी होगी। क्या विमानन नियामकों द्वारा पूर्व में दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी क्या हुई? पीड़ित परिवारों को क्या सहायता दी गई? आने वाले यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। यह घटना बहुत दुखद और संवेदनशील है। सरकार ने इस दुर्घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में बहुत से कदम उठाए हैं। पहला, तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की हाई लेवल कमेटी इसकी 24 घंटे में प्रारंभिक रिपोर्ट दे रही है। दूसरा, ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। तीसरा, सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत एलडीआरएफ और एयरपोर्ट को तुरंत सक्रिय किया है। मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 10 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 5 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। हम आश्वस्त करते हैं कि किसी भी दोषी अधिकारी या कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कोई योजना चला रही है? संसदीय मैं विपक्ष के माननीय सदस्य का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे युवा नागरिकों से जुड़ा मुद्दा उठाया। आज का भारत युवा भारत है। हमारी जनसंख्या का लगभग 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। यह जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है कि युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी मिले, विचारों से, नेतृत्व से और जिम्मेदारियों से। सरकार ने इसके लिए कई ठोस योजनाएं चलाई है, जैसे पहली है राष्ट्रीय सेवा योजना। शिक्षा संस्थानों में युवाओं को सेवा, अनुशासन और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों से जोड़ना। दूसरी है राष्ट्रीय सेवा युवा संसद कार्यक्रम, जिससे हम सब जुड़े हैं, जैसे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का प्रशिक्षण। शब्दों में नहीं, संकल्पों में हमारा विश्वास है। ये नई पीढ़ी कल की नहीं, आज की नेता है। संविधान की आत्मा अब युवा चेतना से जिंदा है। लोकतंत्र की जो मशाल बुझने नहीं देंगे, वो हाथ बुजुर्गों के नहीं, युवा भारत के हैं। हमारा विश्वास है कि हर निर्णय में, हर नीति में और हर मिशन में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित है और प्राथमिकता में है। धन्यवाद। उपेक्षा के कारण वहाँ की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर सरकार चुप क्यों है? ग्रामीण विकास मंत्री, यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना और हर घर नल योजना जैसी योजनाओं के जरिए ठोस कार्य किया। हम मीडिया को भी लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि वे इन क्षेत्रों की कहानियों को उजागर करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कुछ कागजात सभा पटल पर रख रही हूँ। पहला, शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी नीतिगत रिपोर्ट। महोदया, कागजातों को सभा पटल पर रखने का उद्देश्य है कि सभी माननीय सदस्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं, नीतियों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सके और आवश्यक चर्चा हो सके। धन्यवाद। कागजातों को सभा पटल पर मान्य कर लिया गया है। सभी माननीय सदस्य अब इनका अवलोकन कर सकते हैं। अब माननीय सांसद भारती जी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। माननीय सांसद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष की ओर से सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि खेतों में जब बाढ़ उतरती है तो किसान की आंखों से उम्मीदें झपटी है। हल चलाने वाले हाथ अब मदद को उठे हैं। क्या सरकार उन तक
राहत के वादे पूरे करेगी। खेती सिर्फ अन्न नहीं उगाती, ये देश का भविष्य सींचती है और जब बाढ़ इसे डुबो देती है तो हमारी आत्मा भी भीग जाती है। देश के अनेक हिस्सों में हाल ही की बाढ़ से किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, उनका पशुधन नष्ट हुआ है, लोगों के घरों में पानी भर गया। पंजाब और हरियाणा राज्यों में आई बाढ़ के कारण इन राज्यों को दशक की सबसे भयंकर बाढ़ की श्रेणी में रखा गया है। पंजाब के समूचे 23 जिले इससे प्रभावित हैं और राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। 1400 से अधिक गांव में पानी भर गया है। बाढ़ से 30 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है और 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 1044 गांव अभी भी जलमग्न है। 1.25 लाख लोग विशेषकर सतलुज नदी किनारों पर स्थित जैसे फिरोजपुर आदि जिलों में 107 गांव प्रभावित हुए हैं। हर वर्ष बाढ़ आती है, हर वर्ष फसलें डूबती है, सरकार पहले क्यों नहीं जागती? सरकार किसानों की तबाही का इंतजार क्यों करती है? भविष्य में बार बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं? क्या सरकार किसानों को आपदा बीमा और फसल बीमा योजनाओं से पूरी तरह जोड़ने के लिए गंभीर है? डोर टूटती है। जब अन्न की डोर टूटती है तो राष्ट्र की सांसें रुकती है। खेती किसानी सिर्फ रोजगार नहीं, ये सभ्यता का आधार है और किसानों को बचाना सिर्फ कर्तव्य नहीं, हमारे जीवन का संस्कार है। जो हर भूखे का पेट भरता है, अरे जो हर भूखे का पेट भरता है, आज वही किसान खाली कटोरे लिए खड़ा है। सरकार के पास क्या उपाय है? क्या योजनाएं है सरकार के पास जिससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके? माननीय कृषि में आई बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस परिस्थिति से हम पूरी तरह अवगत हैं। सरकार किसानों की सहायता और राहत के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। प्रभावित किसानों को फसल क्षति के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उचित मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि तुरंत राहत और मुआवजा किसानों तक पहुंच सके। एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना द्वारा अब तक 3,300 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तटबंधों को मिट्टी के बैग से मजबूत किया जा रहा है। बीएसएफ, आईएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त कार्यवाही में अब तक 1200 से अधिक ग्रामीणों को बचाया गया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में 324 गांवों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को रिव्यू किया। पीएम और केंद्रीय मंत्री इससे संबंधित स्टेट बोर्ड से संपर्क में हैं। केंद्र से समर्थन सुनिश्चित है। साथ ही कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन कर रही है। सरकार प्रभावित किसानों को ब्याज दरों में छूट, ऋण पुनर्गठन और बीज व खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सके। सरकार ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए हैं। सभी प्रभावित जिलों में राहत शिविर और मेडिकल कैंप खोले गए हैं। किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। भविष्य की तैयारी के तहत सरकार नदियों के किनारे बंधों को मजबूत करने और ड्रेनेज सिस्टम सुधारने पर काम कर रही है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा बीमा योजना से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान की मुस्कान ही भारत की शान है। किसान की मुस्कान ही भारत की शान है। उनकी खुशहाली ही सरकार की पहचान है। उनकी खुशहाली ही सरकार की पहचान है। सरकार हर संभव कदम उठाकर किसानों की पीड़ा दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मैं शर्मिला इस युवा संसद के माध्यम से आपका ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हाल ही में एक मीडिया चैनल ने एक संसद की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, जो संसद की गरिमा
और संसद की प्रतिष्ठा पर आघात है। यह न केवल संसद की प्रतिष्ठा पर आक्रमण है, बल्कि यह लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करता है। मैं मांग करती हूँ कि इस विषय को विशेष अधिकार समिति को भेजा जाए और दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। दिया है, आप इस प्रकार सदन में प्रश्न नहीं रख सकती। की जानकारी दे दी थी। इनकी जांच की माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं डिम्पल इस युवा संसद के माध्यम से काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से जारी हिंसा, दंगे और जातीय टकराव ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सैकड़ों नागरिकों की जान जा चुकी है, महिलाएं असुरक्षित हैं, कई गांव जलाए गए हैं और आम जनजीवन ठप पड़ा है। यह केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का मामला बन चुका है। ऐसी भयानक स्थिति में जब मानवता रो रही है, इस सदन की सामान्य कार्यवाही को जारी रखना नैतिक रूप से उचित नहीं है। स्पीकर मैडम, मैं मांग करती हूँ कि सदन की सारी कार्यवाही रोक दी जाए और इस गंभीर विषय पर तत्काल चर्चा की जाए। सदन से काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति चाहती है। प्रश्न ये है कि क्या उन्हें अनुमति दे दी जाए? जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। इनकी गिनती की जाए। अब जो सदस्य इसके विपक्ष में है वे नहीं कहकर अपनी असहमति प्रकट करें। नहीं। इनकी भी गिनती करें। रिपोर्ट दिखाई जाए। तो रिपोर्ट के अनुसार हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः कुमारी डिम्पल को काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति दे दी जाती है। स्पीकर मैडम, मैं काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करने पर सदन का धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, देश यह जानना चाहता है कि जब मणिपुर जल रहा था, तब सरकार बयानबाजी में व्यस्त थी। मुझे खेद है, मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि ये घटना मुझे तानाशाह नीरव की याद दिलाता है। जब रोम जल रहा था, तब नीरव बंसी बजा रहा था। वही घटना आज मेरे देश में दोहराई गई है। प्रधानमंत्री किस हक से आज भी इस कुर्सी पर बैठे हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि हर नागरिक को शांति और सुरक्षा मिले? मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि वह तुरंत ठोस कदम उठाए, शांति बहाल करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार की ओर से इस दुखद स्थिति पर गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मणिपुर में उत्पन्न स्थिति असामान्य है और सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस और शांति समितियों को सक्रिय किया है। अब तक राहत शिविरों में 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हमारी प्राथमिकता है शांति, न्याय और पुनर्वास। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं, केवल मानवता की जीत हो। धन्यवाद। कल सूची के अनुसार माननीय पर्यावरण मंत्री जी पर्यावरण संरक्षण विधेयक 2025 प्रस्तुत करेंगे। पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना। 5वां, वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में चलाना। मेरा विश्वास है कि यह विधेयक हमारे देश को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएगा। करती है, लेकिन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई नहीं करती। यह विधेयक तभी प्रभावी होगा जब इसे ईमानदारी से लागू किया जाएगा। एक समय की मांग है। आज प्रदूषण हर घर और हर गांव तक पहुंच चुका है। यदि सरकार ये कदम नहीं उठाती तो
आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सुझाव देती हूँ इस विधेयक में प्लास्टिक के प्रयोग पर कड़ी पाबंदी और स्कूल स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। धन्यवाद। अब मैं शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। महोदया, मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूँ। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी आएगी। हम स्कूलों में ग्रीन क्लब शुरू करेंगे ताकि छात्र छात्राएं इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा सकें। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलना चाहती हूँ। पर्यावरण और खेती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि जलवायु सुरक्षित नहीं होगी तो खेती भी प्रभावित होगी। किसानों को जैविक खेती और पानी के संरक्षण के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक से लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर होगा। प्रदूषण कम होने से श्वसन रोग, कैंसर और हृदय रोग जैसे रोगों से छुटकारा मिलेगा। मैं इस प्रयास की सराहना करती हूँ। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह विधेयक सराहनीय है, परंतु इसमें कुछ कमियां भी हैं। पहली, केवल कानून बनाने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए ठोस कार्य योजनाएं और बजट चाहिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा, उद्योगों पर कड़ा दंड तभी असर करेगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें संशोधन करके इसे और मजबूत किया जाए। धन्यवाद। लोकसभा उपाध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर समितियां बनाई जाए, तभी इसका असर जमीनी स्तर पर होगा। धन्यवाद। पर्यावरण मंत्री जी, क्या विपक्ष की बातों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष के सुझावों का स्वागत करती हूँ। हम बजट में विशेष निधि का प्रावधान करेंगे व ग्रामीण स्तर पर समितियां गठित करेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था भी की जाएगी। धन्यवाद। सदन में हुई चर्चा के बाद मैं तृतीय वाचन के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास विधेयक 2025 को मतदान हेतु प्रस्तुत करती हूँ। अतः जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। इनकी गिनती की जाए। अब जो सदस्य इसके विपक्ष में है वे नहीं कहें। नहीं। इनकी भी गिनती करें। रिपोर्ट दिखाई जाए। इस विधेयक के पक्ष में 38 मत है और विपक्ष में 12 मत है। अतः बहुमत से इस विधेयक को पारित किया जाता है। आज की कार्यवाही यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि नया कानून देश को हरित, स्वच्छ और स्वस्थ बनाएगा। धन्यवाद।